आधी आबादी की पूरी कहानी। 2022 का रण है और ये रण महाभीषण है। लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं और सचेत करते आ रहे हैं। मैं प्रदीप विश्वकर्मा आज आपको अपने इस एपिसोड में बताऊंगा कि आधी आबादी की पूरी दास्तां क्या है। हमने 2 अक्टूबर के अपने एक एपिसोड में आपको बताया था आधी आबादी की पूरी कहानी, जिसमें हमने कहा था कि ये जो एक वर्ग है 50% वर्ग है, इसको लुभाने की तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं। और बात हमारी एकदम सच हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% आरक्षण दे करके राजनीति में तहलका मचा दिया है। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम 50% आरक्षण देना चाह रहे थे महिलाओं को, लेकिन जो हमारी टीम है उस टीम ने तय किया कि फिलवक्त अभी 40% आरक्षण दिया जाए और उस महिलाओं को आगे बढ़ा करके उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी? क्या वो मजबूरीवश महिलाओं को आरक्षण देंगी या इसकी कोई काट निकालेंगी? लेकिन फिलवक्त दिखाई यही दे रहा है कि राजनीतिक पार्टियां खुद से आरक्षण देने की बजाय कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल की चीफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने दावा किया कि 40% महिलाओं को आरक्षण तो वो 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले ही दे चुकी हैं और कांग्रेस अब उनके पीछे पीछे चल रही है, उसका अनुपालन कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती कह रही हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो कोई भी ऐलान कर सकती हैं। अगर उन्हें रिजर्वेशन देना ही महिलाओं को 40%, तो वो राजस्थान में दें, झारखंड में दें या पंजाब में दें, जहां पर उनकी सरकार है। लेकिन वो ऐसा ना करके उत्तर प्रदेश में कर रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो उनका कहना है कि हम तो पहले से ही महिलाओं को ज्यादा टिकट दे रहे हैं और 2017 के चुनाव में सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट हमने ही दिए थे और सबसे ज्यादा महिलाएं जीत कर भी हमारी पार्टी से आई थी। ऐसे में हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम पहले ही उनके लिए तमाम काम कर रहे हैं। बात समाजवादी पार्टी की करें तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है ये विषय, क्योंकि 2010 में जब राज्यसभा में कांग्रेस ने 33% महिलाओं को आरक्षण देने का बिल प्रस्तुत किया था, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने दोनों ने मिलकर विरोध किया था। उनका कहना था कि अगर आरक्षण दिया गया तो लिपि पुती महिलाएं इस सदन में आ जाएंगी और जो दबी कुचली महिलाएं हैं वो नहीं आ पाएंगी। ऐसे में 33% आरक्षण के अंदर दबी कुचली महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए, यानी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम तो महिलाओं का पहले से ही कल्याण कर रहे हैं, ऐसे में इसकी कोई दरकार नहीं है। हाँ, अगर उनको करना ही है तो उन्हें आरक्षण के अंदर आरक्षण देना ही चाहिए। विपक्षी पार्टियां एक और जहां कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं, तो वहीं कांग्रेस बहुत इत्मीनान से है। उनका मानना है और उनका कहना है कि हम इसको करके दिखाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ करके यह भी ऐलान कर दिया है कि इंटरमीडिएट पास लड़कियों को स्मार्टफोन देंगे और बाकी महिलाओं को हम टैबलेट भी देंगे। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि कांग्रेस के पास यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो वादे पर वादे कर रही है, दावे पर दावे कर रही है।
जहां पर उनकी सरकार है, जहां पर उनका कुर्सी है, वहां कुछ नहीं कर रही है। विपक्षी ये भी सवाल खड़ा कर रही है कि कांग्रेस के पास में उम्मीदवार नहीं है, कहां से लाएंगे वो उम्मीदवार, और खासकर महिला उम्मीदवार, जबकि उनके पास ना तो संगठन है ना ही और कोई चीज। दरअसल कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस की लड़ाई दूसरे से कम अंतर विरोधों से ज्यादा है, और यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां लगातार उन पर निशाना साध रही हैं कि पार्टी पहले अपने आप से तो उभर जाए, उसके बाद वो इस तरह के ऐलान करे। प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार खुद उनका दामन छोड़ करके जा चुके हैं, और दूसरे तमाम नेता लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि G23, जिसमें अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हो गए हैं, यानी कि G24 उनकी सुन नहीं रहा है, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस में भी लगातार उठा पटक मची हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े वादे उसको पूरा कैसे करेगी कांग्रेस। दरअसल 2022 में 5 राज्यों के चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, 5 राज्यों और पंजाब, इन 5 राज्यों के चुनाव में विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं, आप उत्तर प्रदेश में इसको लागू करने की बात कर रहे हैं, तो पंजाब में क्यों नहीं कर रहे हैं, जहां पर आपका शे है। इसके लेकर के राहुल गांधी मैदान में आए और उन्होंने ट्वीट किया, ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, यानी कि अभी तो ये शुरुआत है, हम आगे भी इसको जारी रखेंगे और इसे पूरा करेंगे। मकसद साफ है, क्या 2024 तक ये लगातार एक बड़ा मुद्दा बनाए रखा जाएगा, और इसी के सहारे, इस वोट बैंक के सहारे भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा के इस घोषणा से अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती। मायावती ने कहा, वर्तमान में कांग्रेस के पास ना तो कोई जातीय समीकरण है, ना कोई वोट बैंक है, वो खाली हाथ है, और जब वो सत्ता में नहीं रहते हैं तब उन्हें पिछड़े, दलित और महिलाएं याद आती हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तब वो सब कुछ भूल जाते हैं। अब जब सत्ता आएगी, जहां जहां उनकी सत्ता है, वहां पर 40% आरक्षण महिलाओं को क्यों नहीं देते हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज, समर अभी शेष है। देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत, कितनी हकीकत, कितना फसाना। जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी। एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस पर प्रियंका का जवाब है कि चूंकि मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूं, तो हमने यहां इस बात का ऐलान कर दिया है, अब जो भी प्रदेश चाहे वो इसको अडॉप्ट कर सकता है और इस नियम को अपने यहां लागू कर सकता है।
बात अगर हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा की करें तो वर्तमान में अभी मात्र 44 विधायक हैं, महिला विधायक हैं। इनमें से 37 भारतीय जनता पार्टी के पास में है, 2 समाजवादी पार्टी के पास, 2 कांग्रेस और 2 बहुजन समाज पार्टी के पास में है, तो एक अपना दल यानी कि अनुप्रिया पटेल वाले दल के पास में है। तो इस तरह से कुल 10% आबादी है महिलाओं की जिनको इसमें सहभागिता करने का मौका मिला है, जबकि इनकी अपनी आबादी है 48 से 50%। तो आखिर क्यों नहीं मिलता इनको पूरा मान और पूरा सम्मान? बात सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा की नहीं है, हम अगर लोकसभा को भी देखें तो वहां भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 10 से 12% है। यानी कि हम अपने जो पास पड़ोस के देश हैं उनसे भी काफी पीछे चल रहे हैं, फिर चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या फिर श्रीलंका। भारतीय जनता पार्टी दिखाने के लिए ही सही, भले ही ऊपर से वो बहुत ज्यादा परेशान ना दिखाई दे रही हो, लेकिन अंदर बेचैनी उनके यहाँ भी जरूर है। और यही कारण है कि देश के संगठन मंत्री यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल संगठन मंत्री BL संतोष ने कहा कि महिलाओं से सिर्फ अक्षत और तिलक लगवाने का काम न करें, बल्कि उन्हें राजनीति में भागीदारी देने का भी काम करें। दरअसल प्रियंका के इस ऐलान के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। उत्तर प्रदेश में 6.5 करोड़ महिला मतदाता हैं और आजकल महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोट डाल रही हैं, पुरुषों से आगे बढ़ करके वोट डाल रही हैं। उनका प्रतिशत भी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो इस वर्ग को लुभाने के लिए प्रियंका ने ये ऐलान किया है। इसके कई फायदे भी हैं, यानी कि अगर धर्म की राजनीति होती है या जाति की राजनीति होती है तो उस पर लोग एतराज कर सकते हैं और एतराज होता भी है। चाहे कोर्ट की बात करें या हम समाज की बात करें, सब जगह से ये आवाज उठती है कि धर्म और जाति की राजनीति से परहेज करना चाहिए, लेकिन महिला की राजनीति करने से कहीं भी कोई विरोध का स्वर नहीं उठेगा। क्या हो सकते हैं इसके फायदे? यूपी में करीब 6.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। प्रियंका उन्हें सिर्फ महिला की तरह पेश कर रही हैं। प्रियंका एक बड़ी लकीर खींच के चुनौती दे रही हैं। धर्म पर, जाति पर विरोध हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर नहीं। लेकिन प्रियंका के लिए ये रास्ता इतना आसान भी ना होगा। अब 403 विधानसभा वाली उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा में वो 161 महिलाएं कहां से ढूंढ के लाएंगी, किसको उम्मीदवार बनाएंगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। फिलवक्त उनके पास 2 महिला विधायक हैं, जिनमें से एक तो उनके साथ हैं, लेकिन दूसरी आदित्य सिंह पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहां से वो इतनी उम्मीदवार लाएंगी, क्योंकि ना तो उनके पास संगठन है और ना ही कोई और चीज। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म और जाति की इस राजनीति में वो महिलाओं के इस विमर्श को कैसे स्थापित कर पाएंगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुरुष प्रधान राजनीति में वो महिलाओं को कैसे स्थापित कर पाएंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने का ये कोई पहला और अनोखा मामला नहीं है। इससे पहले 1963 में पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा चुका है और तब उसके बाद से पंचायत में अब पुरुष अपनी महिलाओं को तो खड़ा कर देते हैं, लेकिन वो प्रधान बन जाते हैं। जब महिला प्रधान होती है तो वो प्रधानपति कहलाने लगते हैं। कहां हो सकता है नुकसान? कांग्रेस के पुरुष दावेदार इसे नापसंद करेंगे। किन पुरुष के टिकट काटे जाएं, ये भी बड़ी चुनौती है। लड़ने लायक 161 महिलाओं को खड़ा करना भी चुनौती है। धर्म जाति के बीच एक महिला विमर्श खड़ा करना खतरनाक है। 2010 में कांग्रेस ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया था और इसके लिए वो राज्यसभा में बिल भी लेके आई थी। राज्यसभा में उनका बहुमत होने के चलते ये बिल पास हो गया, जो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है और जिसे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। क्योंकि लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले ही तमाम विपक्षी दलों ने इस पर आपत्तियां जता दी थी, जिसमें से 2 खास लोग थे, मुलायम सिंह यादव और आरजेडी के लालू प्रसाद यादव। दोनों ने ये कहा था कि अगर ये बिल कानून बन गया तो इसमें कुछ खास वर्ग की महिलाएं ही आगे आ पाएंगी और बाकी जो दबी कुचली महिलाएं हैं वो पीछे रह जाएंगी।
ऐसे में अच्छा ये होगा कि आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाए और 33% के अंदर ही दलित और पिछड़ों की महिलाओं को आरक्षित कर दिया जाए, जिससे कि सब लोगों को बराबर से राजनीति में आने का मौका मिल सके। 2020 में भी आधी आबादी को 33% आरक्षण देने की बात हुई थी। उच्च सदन यानी राज्यसभा में बिल भी पारित हो गया था, लेकिन कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया था और मांग की थी कि आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए। इसके कारण यह बिल निचले सदन यानी लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। राजनीतिक पार्टियां अपने दल में ही इनको 33% प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। 48% वोट बैंक पर टिकी है सबकी निगाहें। योगी सरकार उनके लिए अनेक योजनाएं चलाकर उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। दूसरी पार्टियां भी उन्हें अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। 2017 में 485 महिलाएं चुनाव मैदान में उतरी, जिनमें से 40 ने जीत दर्ज की। 2012 में सिर्फ 35 महिलाएं ही जीती थीं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी संसद के दोनों सदनों में महज 12% है। उत्तर प्रदेश में सपा ने 12, भाजपा ने 11, कांग्रेस और बसपा ने मात्र 5-5% महिला उम्मीदवार ही उतारे। आईपीयू के मुताबिक भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम है। पाकिस्तान में 21%, नेपाल में 30%, बांग्लादेश में 20% है। 2017 में भाजपा 34, बसपा और कांग्रेस 2-2 और सपा और अपना दल से एक महिला विधायक ने जीत दर्ज की। 2012 में 19 महिलाएं सपा से जीती, भाजपा से 6, कांग्रेस और बसपा से 1-1। 40 महिला विधायकों के जीतने के बाद भी 403 विधानसभा वाले सदन में इनका प्रतिशत होता मात्र 10, जो कि 33% के मुकाबले करीब 23% कम है। सभी दलों के अगर टिकट वितरण का औसत निकालें तो यह मात्र 8% होता है। महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन 108वां विधेयक राज्यसभा में 2010 में पारित। क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए यह बिल अभी जिंदा है। विधेयक में पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, जबकि SC/ST के लिए महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में दुनिया के 193 देशों में भारत का 148वां स्थान है। 2010 से ये बिल अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, तो इसलिए वो विधेयक अभी खराब नहीं हुआ है, उसकी अभी भी वैलिडिटी बनी हुई है। कभी भी उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब सवाल यही उठता है कि क्या उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा? क्या महिलाओं को जो 50% आबादी है, जिनकी आधी आबादी है, उनको 33% आरक्षण दिया जाएगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में इस बात का ऐलान कर रही है और जिसके लिए राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है कि ये तो एक शुरुआत है और आगे देखिए क्या लड़ाई होती है, तो क्या वो 2024 के चुनाव में भी आधी आबादी को 40% आरक्षण देने का अपना वादा पूरा करेंगे? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संगठन के स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी के लिए यूपी विधानसभा चुनाव नाक का सवाल है। पार्टी की ओर से अब बड़े नेताओं ने भी कमान संभाल ली है। संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने पूर्वी यूपी के चंदौली जिले में पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मंत्र दिया। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकर सियासी तपिश बढ़ने लगी है। जातीय समीकरण साधने की कोशिश में राजनीतिक दलों की ओर से जातियों के सम्मेलन आयोजित करने का सिलसिला भी जारी है।
यूपी में सत्ताधारी बीजेपी ने शुक्रवार को चौहान जाति के लोगों का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम योगी ने सम्मेलन में सपा पर जमकर हमला बोला, साथ ही कांग्रेस और बसपा पर भी निशाना साधा। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साध रही हैं। प्रियंका गांधी ने शनिवार को किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। चुनावी रैलियों से लेकर लुभावने वादे तक सब कुछ पार्टियां जोर शोर से कर रही हैं। बीजेपी के सत्ता वाले राज्य में पार्टी को कड़ी चुनौती देने के लिए हर पार्टी पुरजोर कोशिश में है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है और पार्टी जमकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। कई सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र देव सिंह ने शनिवार को बसपा, कांग्रेस और सपा से आए नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा कि जिस तरह से अलग अलग दलों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वो जनता का भाजपा पर बने विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर बिजनौर से 4 बार विधायक रहे इंद्रदेव सिंह, संत कबीर नगर के सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर तिवारी, सामाजिक कार्य